हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑन ग्राउंड पर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि हम आने वाले वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी को कवर करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी को। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी जब हमने अपने हाथ में लिया तो इसको देखकर मुझे बचपन की कुछ चीजें याद आ गई। जब हम लोग बचपन में अपने क्लास को किस प्रकार से छोड़कर घुमा करते थे, वो एक अलग ही मजा था। तो आइए उसके बारे में एक छोटी सी शायरी है, उसको हम सुना दें। होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, उड़ने दे इन परिंदों को अभी शोख हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। तो ये शायरी अगर अच्छी हो तो यस कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। और इस किताब में जो है कि आप इससे क्या कवर होगा इसके बारे में हम बता दें। इससे आप प्री में कुछ चीजें आपका कवर होगा, इसके साथ साथ मेंस में भी, और इसके साथ अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल ले रहे हैं, इसके साथ साथ आप पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ले रहे हैं ऑप्शनल में, और जो है कि आप इथिक्स जो है उसमें, और कुछ हद तक एसे में, ये किताब आपको बेनिफिट देने वाली है। इसलिए आप बिल्कुल बेसिक से क्लास 6 टू 12 जो है एनसीईआरटी उसको कवर कीजिए, इसके साथ साथ आप एडवांस बुक पढ़िए। और आप जो है कि एक नोट प्लीज ले लीजिए जो आपका स्पायरल नोट्स हो और वो बिना लाइनिंग की हो, जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में काफी बेनिफिट देने वाला है। तो आइए देखते हैं इस किताब के बारे में। तो इस किताब में सब 4 इकाइयां हैं। सबसे पहले आपकी है विविधता, उसके बाद है सरकार, उसके बाद आपकी है स्थानीय सरकार और प्रशासन, और लास्ट है आपकी आजीविकाएं। आज हम लोग देखने वाले हैं विविधता की समझ। तो चलिए हम बात करते हैं विविधता की समझ, या तो विविधता क्या चीज है। विविधता का अर्थ होता है भिन्नता या अलग। हम, आप और अन्य लोग एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं, किस प्रकार से भिन्न है, और किस प्रकार एक दूसरे क्षेत्र से आते हैं, इसके बारे में इस अध्याय में चर्चा किया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि 3 चित्र दिया गया है, और उसके बाद आपको चौथा चित्र बनाने के लिए कहा गया है। ये तीनों चित्र एक दूसरे से भिन्न है। इसके साथ आप जो चित्र बनाएंगे वो भी इसमें कहा ही गया है पहले से कि वो भी पूरी तरीके से भिन्न होने वाला है, क्योंकि हमारी आपकी सोच, हमारा आपका चेहरा, हमारा आपका मुखड़ा जो है एक दूसरे से पूरी तरीके से भिन्न है। तो इसके बारे में आप इस चित्र को बना सकते हैं अगर आप चाहें, और न चाहें तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके आगे आप आइए, इसके बारे में हम देखें कि विभिन्नता या फिर विविधता क्या चीज है। जी, लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से आते भी हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, त्योहार, भाषा आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। जी, अब हमने देखा कि भारत में किस प्रकार से विभिन्नता है। केवल धर्म या जाति या फिर लिंग के आधार पर ही विभिन्नता नहीं, बल्कि हम भाषा और किस क्षेत्र से आते हैं, इन सब के बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है। तो आइए देखते हैं भारत में विविधता के साथ साथ अन्य चीजों को। इसके आगे आप देखेंगे एक नीला सा बॉक्स है जिसे आप अपने मुताबिक भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, वो है दोस्ती करना। ये एक कहानी है जिसमें विविधता से के साथ साथ किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ सहयोग और दोस्ती और सामंजस्य बैठा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ये दोस्ती करने के बारे में जो कहानी है इसके बारे में आपको बता दूं तो इसमें 2 बच्चे हैं जिनका नाम समीर 1 और समीर 2 है। दोनों लोग एक दूसरे से किस तरह से दोस्ती करते हैं, जबकि वो अलग धर्म, अलग जाति, अलग रंग, अलग क्षेत्र, और यहाँ तक कि अलग पहनावा, भाषा और इसके साथ साथ अलग संस्कृति से आते हुए भी एक दूसरे से किस तरह से दोस्ती करते हैं। इसलिए हमारा देश कहा जाता है कि विविधताओं के रहने के बावजूद भी वो किस प्रकार से एकता स्थापित करता है। तो इस कहानी को पढ़कर आप बहुत चीजें सीख सकते हैं। तो प्लीज इस कहानी को आप पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं गैर बराबरी। गैर बराबरी क्या चीज है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। जी, जिस हमने विविधता पढ़ा उससे ये अलग है गैर बराबरी। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही जमीन है या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है, ये चीजें नहीं है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। अच्छा है, तो अगर आप देखिए तो गरीबी और अमीरी जो है वो आप विविधता के अंतर्गत नहीं रख सकते, बल्कि ये गैर बराबरी या असमानता के अंदर रखा जाएगा।
इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जी, यही है आपकी गैर बराबरी। अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था की। तो आइए कुछ चीजें हम आपको लिखकर भी बता दें जिससे आपका नोट्स भी एक तैयार हो जाए। सबसे पहले आप देख लीजिए गैर बराबरी। गैर बराबरी, जी, गैर बराबरी इसी को कहते हैं असमानता। इसे आप असमानता भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आप देख सकते हैं अमीरी और गरीबी। अमीरी और गरीबी, जी, ये चीजें हो गई। इसमें आप एक तरह से लिखते हैं रोटी कपड़ा मकान, इस बात को आप लिख सकते हैं एक तरह से। जी, ये जो चीजें हैं आपकी, ये चीजें गैर बराबरी या असमानता के अंतर्गत आती हैं। ये जो सारी चीजें हैं ये इसके अंतर्गत आती हैं। जबकि विविधता क्या चीज था आपका, विविधता, ये आपका क्या था, विविधता के अंतर्गत क्या क्या चीज जाता था आपका, भाषा, धर्म, क्षेत्र, त्योहार, पहनावा, रहन सहन, और इसके साथ साथ स्थान आदि चीजें। ये आदि चीजें क्या थी, ये आपकी विविधता के अंतर्गत आती थी। तो ये दोनों चीजें अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब हम बात करते हैं जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था क्या चीज है, जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। अब आप देख सकते हैं जाति व्यवस्था या गैर बराबरी जिसको हमने कहा, ये आपका असमानता, असमानता, असमानता का एक उदाहरण क्या है आपका, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जी, ये आपका क्या है, असमानता का एक उदाहरण है। जैसे इसमें एक बात की गई है कि जैसे अगर आप कुम्हार के घर पैदा होते हैं और उसी की तरह आपको रहना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आपको कुम्हार जाति और कुम्हार के जो कार्य है उसी को करना पड़ेगा। ये दरहकीकत कब था, जब संविधान हमारा नहीं था, इससे पहले, बल्कि आप कह सकते हैं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो 4 जातियां सबसे मुख्य थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे, उस वक्त ये जाति व्यवस्था काफी ज्यादा अपने उत्थान पर थी। लेकिन धीरे धीरे जाति व्यवस्था हमारी आपकी गिरी। लेकिन अब जाकर जो संविधान जब से बन गया, जब से हम आप आजाद हो गए, तब से ये जाति व्यवस्था पूरी तरीके से अभी खत्म तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जाति व्यवस्था में बहुत ज्यादा पतन देखने को हमको आपको मिल रहा है। तो इसमें उस टाइम का चर्चा किया गया था जब एक तरह से कहा गया कि आप कुम्हार के घर पैदा होते हैं तो आप कुम्हार की तरह काम को करेंगे और उसी पेशे को अपनाएंगे, इस बारे में चर्चा किया गया था। जबकि हमारा संविधान जो 14 से 18 है समानता की बात करता है वर्तमान में, इसलिए अब ये चीजें लागू नहीं हो सकती। तो चलिए, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो इसके बाद हम बात करते हैं विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। एक अगली हेडिंग आपको होने वाली है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, समृद्ध करती है। ये एक प्रकार से आपका प्रश्न है। तो देखिए किस प्रकार से ये विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है, इसके बारे में आइए चर्चा करें। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे हैं और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। जी, कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों की वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। ये विविधता के बारे में चर्चा की जा रही है। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, जैसे हमने आपने अभी बचपन के बारे में चर्चा किया, जो एक शायरी के जरिए से हमने किया है। इसके आगे देखिए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहां लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफेद। अब देखिए यहाँ एक सवाल आता है, केवल 2 रंग अगर बात की जाए, केवल 2 रंग, 2 रंग कौन कौन सा, लाल एवं सफेद। एक चीज हो गई आपकी। अगर डाइवर्सिटी ना हो तो क्या चीजें हो, मतलब विविधता अगर ना हो तो किस चीज की, किस तरह की हमारी लाइफ होगी, उसके बारे में चर्चा किया गया है। इसके साथ साथ क्या है, एक तरह का खाना खाते हो, एक खाना, एक खाना क्या है, एक तरह लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तरह का खाना क्या चीज है, आप आलू समझ लीजिए, शायद आलू,
आलू, शायद शायद सिर्फ आलू। इसके साथ क्या चीज है, इसके साथ आप देखेंगे तो समान रूप से केवल दो पशु पक्षी ही पालते हो। उदाहरण के लिए हिरन और कौवा। पशु पक्षी की अगर बात की जाए, पशु पक्षी, तो आप देख सकते हैं हिरन और कौवा। कौवा इसके साथ क्या है, और केवल सांप सीढ़ी खेल के से अपना और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हैं। और खेल क्या है आपका, खेल है आपका सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी, ये हुई सारी चीजें। अगर मनोरंजन करते हो, ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे। अगर ये इतनी चीजें हो सिर्फ, जैसे हमारे जीवन को विविधता कैसे समृद्ध करती है उसके बारे में हम बात करें। समृद्ध, ये समृद्ध जो आपका है, ये चीजें अगर देखी जाए तो ये किस प्रकार से संकीर्ण हो जाएंगी, इसके बारे में आइए चर्चा करें। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ एक चीज आप लिख लीजिए, समृद्धता। समृद्धता अर्थात विविधता। विविधता, ये रहा आपका समृद्धता अर्थात विविधता। और ये जो चीजें हैं आपकी, आप देखेंगे ये जो चीजें हैं सारी, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो चलिए आइए देखते हैं। इसके बारे में अगर ये सारी चीजें हम देखेंगे तो आप इसको मिटाकर बल्कि ये करिए कि संकीर्ण आप यहां लिख लीजिए, संकीर्ण। ये अब इसका अर्थ यही हुआ कि अगर यदि हमारे जीवन को विविधता किस प्रकार से समृद्ध करती है, अगर हम केवल दो रंग का लाल एवं सफेद या एक तरह का खाना शायद आलू, और पशु पक्षी में हिरन और कौवा, और खेल में शायद सांप सीढ़ी, तो ये अगर इतनी चीजें हमारी लाइफ में हो या किसी की लाइफ में हो तो आप देखेंगे उसका जीवन किस प्रकार से संकीर्ण हो गया, वो समृद्धता से किस प्रकार से दूर हो गया। इसलिए अगर विविधता होगी तो हमारी आपकी लाइफ में समृद्धता भी होगी। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो कि विविधता की, इसमें कहा गया है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, तो आपने देखा विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार से समृद्ध करती है। हमारे पास अनेकों खेल हैं, अनेकों खाना है, अनेकों प्रकार की पहनावा है, अनेकों प्रकार के रहन सहन, अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। ये हमारे जीवन को एक तरह से समृद्ध करती है, हमारे सोच को, हमारे विकास को ये दिन पे दिन आगे बढ़ा रही है। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके आगे हम बात करेंगे भारत में विविधता। तो आइए हम बात करते हैं भारत में विविधता। इतना चीज आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे भारत में किस प्रकार की विविधता है जी। जबकि आपने सुना है भारत बहुत ही विविधताओं वाला देश है, वो किस प्रकार से, आइए इसके बारे में हम आप अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, भारत में विविधता। भारत में विविधता, आपकी अगली हेडिंग होने वाली है भारत में विविधता। आइए इसको समझते हैं। भारत विविधताओं का देश है, ये बिल्कुल सही बात है। हमने कहा है भारत विविधताओं का देश है, किस लिए, विविधता में एकता। ये ऐसे ऐसे बहुत से आप कहावतें सुने होंगे। तो आइए आगे बात करते हैं। भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। मतलब हम जो है विभिन्न, अब इसको आप साथ ले लीजिए, धर्म, भाषा, त्योहार, और इसके साथ क्या चीज है आप, खाना और पहनावा। ये सभी चीजें हमारी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। अगर हम गहराई से सोचें तो हम सभी लोग एक ही तरह का कार्य करते हैं, लेकिन बस हमारे करने का जो तरीका है, तरीका जो है वो अलग है। बस इतनी सी बात है इसमें बताया गया। तरीका जो है हमारा कार्य करने का, वो जो त्योहार मनाने का, खाने का और पहनावे का या भाषा का, वो अलग है, और दर हकीकत हम एक ही तरह का सारा कार्य करते हैं। ये चीजें अगर भारत में विविधता, अगर भारत में विविधता आपको समझ में आ गई हो तो अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, हम विविधता को कैसे समझें जी। अगली हेडिंग है आपकी, हम विविधता को कैसे समझें। कैसे समझें, आइए बात करते हैं हम विविधता को कैसे समझें।
लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता था। जैसे कहीं आप गए तो वहां की आप नई चीजें अपना लिए, नई चीजें अपना लिए और इसके साथ साथ कुछ पुराने ढर्रे पर रहे, कुछ पुराने ढर्रे पर रहे। इस प्रकार ये दोनों का सम्मिश्रण, इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों के मिश्रण से एक नई संस्कृति की जन्म होती, एक नई संस्कृति, एक नई संस्कृति की जन्म होती जो एक विविधता का रूप लेता। इसके साथ ही इसमें आप भाषा, भोजन, संगीत और धर्म रख सकते हैं। इसमें आप क्या क्या चीजें रख सकते हैं? आप भाषा, भोजन, संगीत और धर्म, ये सभी चीजें आप इसमें रख सकते हैं। इन सभी चीजों में किस प्रकार से समानता या असमानता या विविधता देखने को मिलती है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। एक समुद्र के पास और दूसरा पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहां के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। शहरों में अक्सर वो लोग भूल जाते हैं कि उनका जीवन जो है भौतिक वातावरण से किस तरह से जुड़ा है। जैसे गांव में हम आप हर दिन के जीवन को अपने आप में नोटिस करते हैं, लेकिन शहरों में इस तरह का भाग दौड़ है कि वो अपने भौतिक वातावरण को भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि शहरों में लोग विरले ही, मतलब बहुत कम अपनी सब्जियां अनाज उगाते हैं। शहर में जो है खेती कहाँ की जाती है? बहुत कम या नहीं के बराबर। बल्कि वे इन चीजों से बल्कि वे इन चीजों के लिए बाजार पर निर्भर रहते हैं। और गांव में जो है हम अनाज उगाते हैं जिसमें गेहूं है, चावल है और अन्य चीजें हैं जिसमें फल और सब्जियां आती है। तो हम पूरी तरीके से जो एक तरह से भौतिक वातावरण पर निर्भर रहते हैं, जिसमें हमको पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, हवा भी चाहिए। इसलिए तो आइए हम दो राज्यों के बारे में बात करते हैं। भारत के दो भाग हैं, एक है आपका लद्दाख, दूसरा है केरल। हम बात करते हैं इन दोनों राज्य के बारे में। तो आइए भारत के दो भागों, एक लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं लद्दाख और केरल के बारे में। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा दें जी। अब हम बात करेंगे लद्दाख और केरल। ये रहा आपका लद्दाख, इसके बाद है आपका केरल। ये आपके दो राज्य हो गए, या भारत के दो भाग हो गए, जिसके बारे में इस किताब में चर्चा की गई है। तो आइए हमने मैप पर लद्दाख और केरल को कोड किया हुआ है। आइए देखिए कहां कहां है। ये है आपका लद्दाख और ये है आपका केरल। ये रहा आपका केरल जी। आप इसको देखिए, इन दोनों में किस प्रकार से अंतर है। ये आपका जो है पहाड़ी इलाका है और इसे एक तरह से आप समुद्री इलाका भी कह सकते हैं, और कुछ तरफ ये अपनी पूर्व की तरफ पहाड़ों से भी घिरा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख में क्या चीजें हैं और किस प्रकार की विविधताएं हैं, और इसके साथ क्या केरल में क्या चीजें हैं, उसमें किस प्रकार की विविधताएं हैं। इन दोनों के सम्मिश्रण को देखते हैं, किस प्रकार से इन दोनों में समानता भी है, या इन दोनों में विविधता के साथ साथ किस प्रकार के दोनों की संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र अलग या भिन्न है, और इसके साथ साथ इन दोनों की तुलना भी करते हैं। तो आइए देखते हैं लद्दाख के बारे में। तो पहले आप इस कहानी को सुन लीजिए, उसके बाद फिर उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। इसे रेगिस्तानी इलाका क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, ये सारी चीजें बर्फ से ढकी रहती हैं। तो आइए देखते हैं।
रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। और यहाँ और यह इलाका, एक चीज और है इसमें नोटिस कर लीजिए आप कि बारिश जहाँ नहीं होती वो भी एक तरह से आप रेगिस्तानी इलाकों में रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पाशमीना ऊन मिलता है। ये ऊन कीमती है। एक चीज आप लिखेंगे, पाशमीना ऊन। जी, लद्दाख में आपको क्या मिलेगा? पश्मीना ऊन, बकरी के द्वारा, एक बकरी के द्वारा आपको मिलेगा पश्मीना ऊन। ये बहुत ही कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। एक पश्मीना शाल बनती है जो बड़ी महंगी मिलती है। और ये क्या है, लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। इसको इकट्ठा करके किनको बेचा जाता है? कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज और मांस खाते हैं। यहाँ के लोग क्या खाते हैं? दूध से बने पदार्थ, जिसमें क्या है, आप देखिए, दूध से बने पदार्थ, इसमें क्या है? मक्खन, चीज और इसके साथ साथ मांस भी खाते हैं। इसके साथ साथ क्या है? मांस। ये इनका क्या हो गया? खाना। ये क्या हो गया? एक तरह से खाना। इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद है आपका, हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। ये लोग पालतू पशु में क्या पालते थे? गाय, बकरी, याक इत्यादि। याक एक पहाड़ी जानवर है। इसके बाद रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी, अब देखिए आप जो यहाँ ये आपका रेगिस्तानी एरिया था, इसका मतलब बताया गया इस किताब में कि रेगिस्तान होने का, अब देखिए जो रेगिस्तान था इसका मतलब इस किताब में बताया गया है कि रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर आते थे। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर आते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहते हैं आप? छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। धर्म क्या है आपका? धर्म क्या है? एक है इस्लाम और दूसरा आपका है बौद्ध। जी, इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। तो इसका मतलब है, इस केसर सागा तिब्बत का जो ग्रंथ है आपका, तिब्बत का ग्रंथ, ये देख लीजिए, किसी कंपटीशन में आपसे पूछ सकता है, इसको लिख लीजिए आप, केसर सागा। जी, इसको जो है लद्दाख के स्थानीय लोग मिलकर, जिसमें बौद्ध और मुसलमान दोनों धर्म के लोग हैं, इसको मिलकर गाते हैं और नाटक खेलते हैं इसके साथ साथ। अब बात करते हैं हम केरल की। अब हम चर्चा करेंगे केरल। केरल जो एक समुद्री इलाका है और एक पहाड़ी भी इलाका है। इधर इसके केरल के पश्चिम में समुद्र है और पूर्व में पहाड़ियां हैं। अब हम देखते हैं केरल। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ये भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में एक बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। जी, एक तरफ मैंने बताया अभी समुद्र से, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। यहाँ की क्या चीज है आपकी? काली मिर्च, लौंग, इलायची। जी, ये चीज हो गई। और यहाँ जो आए थे सौदागर, जिसको कहते हैं व्यापारी, आप कह सकते हैं व्यापारी। यहाँ के व्यापारी कौन थे? यहाँ के व्यापारी आपके थे मध्य एशिया। व्यापारी यहाँ के कौन थे? मध्य एशिया। यहाँ के व्यापारी कौन थे? मध्य एशिया से आए थे लोग। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके
क्या क्या चीजें उगाई जाती हैं? काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि चीजें उगाई जाती हैं। इसके आगे क्या है? इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक रहा। इन्हीं मसालों के कारण व्यापारियों के लिए क्षेत्र बहुत आकर्षक रहा। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले कौन आया? अरबी एवं यहूदी व्यापारी। व्यापारी के लिए अगर आप लिख लें तो यहाँ कौन कौन आया? अरबी एवं यहूदी। जी, अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। संत थॉमस को ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले ये यहाँ आए थे और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो भी ईसाई मिशनरीज हैं, जो भी ईसाई स्कूलें हैं, उनमें ज्यादातर आप संत थॉमस का नाम देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो माना जाता है कि भारत में जो ईसाई धर्म लाया गया है वो संत थॉमस के द्वारा लाया गया है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी केरल में। इसके आगे वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। जी, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। इसमें देखिए क्या क्या चीज है। तो अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म में कौन कौन सा धर्म है? आइए देखिए, यहूदी है, यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और इसके साथ साथ बौद्ध। यह धर्म यहाँ पर फैले। इसके बाद चीन के व्यापारी भी केरल आए और इसके साथ साथ इस केरल में है चीन के व्यापारी, जो चीन इधर है वो उसके व्यापारी भी केरल में आए। इसके साथ क्या है? यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं, जिससे किसी प्रकार से मछली या लीजिए और कोई चीज हम तलने जो फ्राई करने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसका नाम यहाँ क्या बताया गया है? चीना चट्टी, केरल में। इसके बाद क्या है? इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। चीना वाला, चीना चट्टी इत्यादि जो चीजें हैं, इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति बता रही ये चीजें कहाँ की हैं। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहां के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल की जो उपजाऊ जमीन है वो चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। केरल की जो उपजाऊ जमीन है वो चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहां के लोग चावल, मछली और सब्जी खाते हैं। चलिए अब हम इन दोनों की तुलना करते हैं। तो आइए, तुलना तो आपके सामने है, इसके बारे में थोड़ा सा आप पहले सुन लीजिए, इसके बाद हम बताएं। इसके बारे में थोड़ा सा आप आइए तो चलिए इसके बारे में हम तुलना करते हैं। तो आप इसको तुलना के रूप में भी लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आप इस बुक से भी पढ़ सकते हैं। तुलना, जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जी, केरल आपका देखेंगे तो वो बिल्कुल भारत के दक्षिण पश्चिम में और एक तरह से समुद्री इलाका है, जबकि लद्दाख आपका जो है वो भारत के उत्तर में एक तरह से पहाड़ी इलाका है। ये भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल भिन्न हो गई। और इसके बाद क्या है? वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव रहे हैं। जी, उनके इतिहास में सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार से रहे हैं? जी, उनके इतिहास में सांस्कृतिक प्रभाव किस प्रकार से रहे हैं उसको हम देख लें अगर, तो यहाँ भी आपने देखा कि किस प्रकार से धर्म के मामले में और किस प्रकार से कुछ खाने के मामले में, जैसे ये लोग मांस खाते हैं तो यहाँ भी मांस मछली खाई जाती है। धर्म आप इस्लाम, बौद्ध देखेंगे तो इसमें भी आप इस्लाम और बौद्ध धर्म मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ भी मध्य एशिया के ही व्यापारी आए और यहाँ भी मध्य एशिया के व्यापारी आए। तो ये किस प्रकार से दोनों ने व्यापारी प्रभावित किया संस्कृति। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। जी, तो हमने देखा इन दोनों में किस प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही जगह मध्य एशिया से व्यापारी आए, दोनों में धर्म लगभग समान देखा गया। ये ऐतिहासिक रूप एक तरह से माना जा सकता है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जी, इसको भी चीन और अरब व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। केरल में क्या थी? मसाला था और इसके साथ साथ लद्दाख में ऊन था। दोनों ने व्यापारियों को अपनी ओर आकर्षित किया।
इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता रहता है। इस प्रकार से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन उसके इतिहास और भौगोलिक से बहुत गहरा रिश्ता रखता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं। ये जो संस्कृतियां हमने पढ़ा, ये जो चीजें पढ़ी, किस प्रकार से यहाँ भिन्नता है, किस प्रकार से समानता है, ये केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हमारे जीवन का आधार आज भी, जो हमने अभी इससे पहले बताया कि हमारे आपके भाई या हमारे आपके पड़ोसी या हमारे आपके रिश्तेदार या बड़े जो भी हो, या हमसे आपसे कुछ छोटे, जबकि हम आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमसे आपसे छोटे बाहर काम के लिए बाहर आज भी आ जा रहे हैं, दूसरी जगह आना जाना लगा हुआ है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका और धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बनते जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। हम अब देखिए ये विविधता किस प्रकार का बताया गया है। अगर हर एक कदम के साथ, अब देखिए विविधता के बारे में किस तरह से बताया गया है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज, पहली चीज, उसके बाद जीने का तरीका और धीरे धीरे उस क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। इसके आगे हम देखेंगे विविधता में एकता। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए जी। अब हम बात करते हैं विविधता में एकता। ये रहा आपका विविधता में एकता। तो देखते हैं विविधता में एकता क्या चीज है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। भारत की विविधता जो है या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। तो जैसा कि हमने देखा कि भारत की विविधता में एकता किस तरह से है। हम अलग क्षेत्र, अलग धर्म, अलग भाषा से आते हैं, जिसमें पुरुष और महिला सब हैं, लेकिन हमने अपने भारत के लिए अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को दिखला दिया कि हम लोग कितने भी भिन्न हो, लेकिन दूसरे देश के या हम लोग कितने भी भिन्न हो, लेकिन दूसरों की शक्ति अपने ऊपर कभी प्रभुत्व नहीं करने देंगे। इसलिए हमने किस तरह से मिलजुल कर लड़ाई लड़ी। तो आइए देखते हैं एक जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। तो आइए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बारे में एक गीत लिखा गया है। तो हम उस गीत को आप लोग के सामने पेश करते हैं। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिल सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। तो जैसा कि आपने देखा कि ये कितना प्यारा गीत था।
आइए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग के में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे। यही डाइवर्सिटी है। आपने देखा, महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान और सिख सब एक साथ मिलकर उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल थे। लेकिन सबको किस प्रकार से उन्होंने गोलियां चलवाई वो आपने हमने इस गीत के माध्यम से सुना। कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपात नीति कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत से लोगों की जानें गई और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। तो कितने शहीदों ने हमारे आपके लिए इस आजादी के लिए किस प्रकार की कुर्बानियां दी, जिसमें सब जाति, सब धर्म, सब स्थान के लोग शामिल थे। ये विविधता थी जो हमने एकता में बदल कर दिखाई और हमको उम्मीद है कि हम आगे भी इस विविधता को इसी तरह से बल्कि इससे भी अधिक एकता में बदलकर जरूर दिखलाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। बिल्कुल। तो चलिए, ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। इसके आगे हम अब अभ्यास को देखते हैं। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? ये देखिए, एक तरह से इंटरव्यू का सवाल हो गया छोटा सा, या इसको और गहरा रूप दे दें तो ये मेंस का सवाल भी बन सकता है। लेकिन ये छोटा सवाल एक बच्चों के लेवल का जो तैयार किया गया एनसीईआरटी द्वारा, ये हमें आपको किस तरह से फायदा देगा, किस तरह से हमारे आपको आपकी सोच को विकसित करेगा, इसके बारे में आइए देखिए। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए, समृद्ध, जो अभी आपने समृद्धता के बारे में पढ़ा कि अगर आप एक ही खाना, एक ही पहनावा, एक ही पशु पक्षी या एक ही गीत को लेकर संकीर्ण हो जाए तो हमारी समृद्धता बहुत ही संकीर्ण हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारी विविधता है उससे हमें किस प्रकार से लाभ हो रहा है उसके बारे में बता सकते हैं आप। और विविध विरासत क्या चीज है? विविध विरासत में है आप कि किस प्रकार से हिंदू हो या मुस्लिम हो या जो भी गैर मजाहिब के लोग हैं, उन्होंने हमारे आपसे पहले ऐतिहासिक विरासत जो बना के गए हैं वो किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से हमारे विविधता को वो दर्शाते हैं। अब इसके आगे हम बात करते हैं, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? जिस प्रकार से हमने देखा कि लड़ाई में किस तरह से अनेकता में एकता हमने स्थापित किया, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इसी प्रकार से अनेक धर्म, जाति और लिंग के रूप में सब लोगों ने एक साथ मिलकर कुर्बानियां दी, और उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको मुख्य रूप से देखा गया है, इसमें इस सब के बारे में चर्चा किया गया है। ये आप लिख सकते हैं। भारत की खोज किताब के लिए, भारत की खोज जो है उस किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू ने भारत की एकता के बारे में क्या कहा? भारत की एकता के बारे में उन्होंने अनेकता के बारे में एकता जो कहा है वो है, और इसके साथ साथ इसके बारे में आप लास्ट पैराग्राफ जो है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब की भारत की खोज के बारे में भारतीय एकता के बाहर छुपी हुई चीज नहीं, ये सारी चीजें लिख सकते हैं आप लास्ट पैराग्राफ। और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, लास्ट सेकंड क्वेश्चन की बात, और इसके बाद हम लास्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड से के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। आप जो ये अभी गीत सुने उसमें एक ऐसी पंक्ति है जिसको आप चुनिए जो भारत की एकता को दर्शाती हो। इसमें आप देखेंगे, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, ये पंक्ति है आपके लिए। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना, बिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, ये पंक्ति आप इसमें लिख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख एवं केरल की। लास्ट क्वेश्चन आपका, लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए। जिस प्रकार से आपने लद्दाख और केरल को देखा, इसी तरह से कोई एक क्षेत्र चुन लीजिए। आप गुजरात भी ले सकते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पूर्वोत्तर भारत के कोई भी राज्य ले सकते हैं। इसके बारे में आप क्षेत्र को चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया। जिस प्रकार से आपने देखा केरल और लद्दाख को,
किस तरह से ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया। इसी तरह से आप कोई एक क्षेत्र या कोई एक राज्य चुनकर उसके बारे में कुछ चीजें संक्षेप में लिख सकते हैं। क्या ये ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे? आप इसमें मिलाकर देख भी सकते हैं क्या एक दूसरे से जुड़े हैं, अगर जुड़े हो तो कैसे। तो ये लेक्चर आपको अगर पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में यस कीजिएगा, और इसके साथ हम आने वाले अगले चैप्टर में देखेंगे विविधता एवं भेदभाव। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो प्लीज आप बताइए, उसको हम दूर करें, और जो भी चीजें छूट गई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स गाइज, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।